नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर। चूँकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और इस फेस्टिवल सीज़न में हम अन अकेडमी, आपको पता ही है कि हमेशा एक मिशन मोड के तहत काम करता है, राइट। फेस्टिवल सीज़न है तो हमारे जो मैक्सिमम टीम, हमारी जो टीम है वो टीम 24/7 आप लोगों के लिए वर्क करते रहती है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि फेस्टिवल सीज़न सबके लिए सब बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करें, और उस दौरान भी आप लोग में जो लोग 2020 का मेंस दे रहे हैं, राइट, या जो लोग घर पर बैठे हुए हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उस दौरान भी, इस ड्यूरेशन में भी आप लोग की जो तैयारी है उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। यही वजह है कि 13 से लेकर 17 नवंबर तक जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी की सभी रिकॉर्डेड होंगी, प्रीमियर की जाएंगी, राइट। ऑब्जेक्टिव मात्र इतना ही है कि इस दौरान भी आपकी तैयारी बाधा ना उत्पन्न हो, आप अपनी क्लास करते रहो, राइट। तो 13 से लेकर 17 तक हमारी जो भी क्लासेस होंगी वो सभी की सभी प्रीमियर होंगी, प्री रिकॉर्डेड होंगी। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब ये क्लास रन करेंगी तो जैसे आप लोग चैट में हमेशा बातें करते रहते हो, क्लास के ड्यूरेशन में मैं भी चैट में अवेलेबल रहूँगा, और उस दौरान आप लोगों का कोई भी प्रश्न होगा उस समय मैं बोल कर नहीं बल्कि आंसर टाइप करके मैं आप लोग की जो भी समस्याएं होंगी, जो भी इशू, जो बातें समझ में नहीं आएंगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो लाइव तो हमेशा हम लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन अब एक चैट के जरिए भी हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे, राइट। मैं आप लोगों के सामने भी रहूँगा और चैट पर भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहूँगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम अपने बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता दें, जो इस फेस्टिव सीजन में भी कितना कंसर्न करती है आप लोगों के लिए। हमेशा सोचती है कि आप लोग बेहतर करो, इसीलिए हम भले ही छुट्टी पे जाएं लेकिन आप लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, हम लोग की वजह से कोई बाधा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये डेडिकेशन है इस प्लेटफॉर्म की, इस संस्था की, राइट। ये डेडिकेशन सिर्फ इसीलिए है ताकि आप लोग बेहतर करो, राइट। तो हम लोग की जो विश्वास है आप लोगों पर, आप लोग मेहनत करो बेहतर तरीके से और इसको बहुत ही अच्छे से अपनी रिजल्ट बेहतर तरीके से दो। ओके, तो चलिए एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अन अकेडमी की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इसके पीछे यही डेडिकेशन है, हमारी टीम की डेडिकेशन है, हमारी एजुकेटर के साथ साथ जो टीम है, हमारे एक एजुकेटर्स के पीछे कई लोगों की बनी हुई टीम है और वो आप लोगों के लिए वर्क करती है। तो आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को मिलता है लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस होती है। लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको सिलेबस भी मिलेगी और सिलेबस के साथ साथ आपको हम लोग ट्रेंड्स भी सेट करते हैं, जो यूपीएससी ट्रेंड सेट करती है वो भी हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें डील करते हैं। तो आप लोग में से जो लोग भी अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं वह इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसके बाद ही ये सभी सुविधाओं का लाभ आप लोग हासिल कर लोगे, राइट। साथ ही साथ अगर इसके अलावा एक काम करना होगा, फर्स्ट इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद जो लोग नए हैं वह क्या करें, ये एक सब्सक्रिप्शन है उसको चूज करना पड़ेगा अपनी ज़रूरतों के अनुसार। अपनी ज़रूरतों के अनुसार आप लोग किस में कंफर्ट फील करते हो वो आपको चूज करनी है, राइट। इसमें दो विकल्प दिए गए हैं, एक प्लस है और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या है, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड मिलेगा, जिसमें 12 महीने का जो शुल्क है वह 49,500 रुपया है। लेकिन
इस पर 10% का छूट हासिल कर सकते हो आप लोग, ये छूट है। लेकिन ये 10% की ऑफ छूट होकर के 44,550 रुपीज़ हो जाएगी। कंडीशन क्या है, जब कभी भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो वहाँ पर एक रेफरल बॉक्स होती है, और उस रेफरल बॉक्स में ये संदीप वाईटी इसको क्या करना, यूज़ करना। इसको यूज़ कर लोगे 10% कम हो जाएगा। वैसे ही 24 महीने का जो चार्ज है वह है 72,000 रुपीज़, लेकिन यहाँ भी 10% ऑफ करके आप लोग 64,800 रुपीज़ हो जाएगी, अगर आप लोग ये कोड संदीप वाईटी रेफरल कोड को यूज़ करोगे। दूसरा विकल्प दोस्तों ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, मेंटरशिप में हमारे एजुकेटर्स के अतिरिक्त आपको एक मेंटर्स प्रोवाइड किया जाएगा, व्यक्तिगत कोच होगा वह, और वो क्या करेंगे, आप लोग जो पढ़ते हो पढ़ करके रिव्यू करा सकते हो, आप लोग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों में। कई बार मेंटली आप लोग हाई एंड लो फील करोगे, देन वो आपको क्या करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। जो लोग एक मेंटर्स की ज़रूरत महसूस करते हैं वह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ख़ास करके मुझे लगता है ना कि बिहार, यूपी, खास करके जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, जो 1 से 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद उनको एहसास होता है कि वो आपने बहुत कुछ खो दिया है, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोग प्रीफर करो, जिसमें 12 महीने का जो चार्ज है वो 64,000 है, लेकिन यहाँ भी 10% का छूट हासिल कर सकते हो यदि 50 संदीप वाईटी रेफरल कोड को यूज़ करो। और 24 महीने का जो चार्ज है वह है 99,000 रुपीज़, यहाँ भी 10% छूट हो सकती है यदि आप लोग संदीप वाईटी रेफरल कोड को यूज़ करोगे, राइट। साथ ही साथ दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी डेडिकेटेड फोकस किया जा रहा है। सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। और आप लोग देख सकते हो कि उसके लिए भी आप लोग 1 महीना से लेकर 36 महीने यानी कि 3 साल तक का प्लान है। आप लोग अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये सभी चीज़ें ले सकते हो, राइट। और आपको मैं बता दूं, यहाँ भी आप लोग संदीप वाईटी इस कोड का यूज़ कर सकते हो और आप लोग 10% का छूट हासिल कर सकते हो। आपको पता ही है कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया है, जितने भी विश्व इतिहास में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हुई हो, चाहे वो अमेरिकी क्रांति हुई हो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी हुई हो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति हुई हो, हमने रूस की क्रांति को भी पढ़ लिया है, और इनफैक्ट कल हम लोग चीनी क्रांति को भी पढ़ लेंगे, राइट। लेकिन अब हम लोग को बचता क्या है, जो वर्ल्ड वार पीरियड है, विश्व इतिहास का कालक्रम हम 1914 से लेकर के और सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1942 तक चलेगा, उसके बीच 1914 से 1942-45 तक के काल को हम क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी में हम फांसीवाद को पढ़ेंगे, नाजीवाद को पढ़ेंगे, राइट। तो आज और ये सब हम कंप्लीट कर लेंगे कब, ये सब हम कंप्लीट कर लेंगे ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, राइट। तो आप लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखे रहो। और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, आपको पता ही है कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होती है। हमारी स्ट्रेटजी होती है, सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे। याद रखना, युद्ध अभी तक के इतिहास में कोई नई खोज नहीं है। युद्ध मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही होते रहा है। लेकिन ये एक ऐसा युद्ध है जिसको कहा गया टोटल वार इसको कहा गया। और इस टोटल वार के कहने पर यूपीएससी ने एक बार प्रश्न भी पूछा था कि भाई वर्ल्ड वार जो विश्व युद्ध हो रहा है, इस विश्व युद्ध के बारे में आप लोगों को क्या लगता है, इसको कह देना चाहिए भाई, टोटल वार कह देना चाहिए, राइट। तो इस संदर्भ में यूपीएससी ने कई बार प्रश्न भी पूछ चुके हैं, राइट। तो ये जो युद्ध हो रहा है हम समझने का प्रयास करेंगे। अगेन मैं बता दूं,
अगर आप लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये जो क्लास है, सेशन है, अगर वो क्लास मेरा सुने हुए होंगे तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, आप लोग बैकग्राउंड भी समझ सकते हो। लेकिन जो लोग नए नए आज सेशन जो है जोड़ रहे हैं, उन लोगों को मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि आखिर में वो परिस्थितियां क्या क्रिएट हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप ये युद्ध प्रारंभ हो रहा है। वो सर्कमस्टांस क्या था, बैकग्राउंड क्या था, उस बैकग्राउंड के बारे में भी हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे, राइट। देन हम लोग बताएंगे कारण, और उसके बाद परिणाम। परिणाम में आपको पता ही है वर्साय की संधि कितनी महत्वपूर्ण है। राष्ट्र संघ वर्साय की संधि हो रही है, राष्ट्र संघ जैसी संस्था हो रही है, जो आज जो हम यूएनओ देखते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बन रहा है, स्थापित हो रहा है, उसका हम कह सकते हैं पूर्व संस्था के रूप में है। तो प्रश्न कहाँ से बनता है? यूपीएससी देखिए प्रश्न पूछेगा यहाँ से, प्रश्न क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और देन परिणाम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व युद्ध जो फर्स्ट हो रहा है, इसका जो परिणाम है, इसका परिणाम विश्वास कीजिए पूरे विश्व इतिहास को डिफाइन करेगा। हम इसके परिणामों में आपसे चर्चा भी करेंगे, राइट। और वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में जो मैंने टोटल वार के बारे में बताया था, प्रश्न क्या था, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, क्या क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों को बताते रहा हूं अभी। और जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा प्रश्न देते चलता हूं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूं। प्रश्न था कि why was the first world war termed as the first total war? क्या था? Why was the first world war termed as the first total war, right, in modern history? In modern history, ये प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग याद रखे रहो, क्योंकि जब हम इसके कारणों के बारे में बताएंगे और जब हम युद्ध के चरणों के बारे में बताएंगे, आप लोग को नेचर के बारे में बताएंगे, तो ये नेचर से संबंधित है। मैं यहाँ पर भूल गया, यहाँ पर आप लोग समझ लो कि ये नेचर से प्रश्न है, क्योंकि मानव सभ्यता का जो इतिहास में युद्ध कोई बड़ी बात नहीं है। मानव सभ्यता का इतिहास ही प्रारंभ हुआ युद्ध से, राइट। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी युद्ध हुआ है। लेकिन उस युद्ध में, और ये जो 1914 में जो युद्ध प्रारंभ हो रहा है खास करके यूरोप के पृष्ठभूमि में, इसमें डिफरेंसेस क्या है? क्यों इसको हिस्टोरियन जो है टोटल वार की संज्ञा देते हैं? टोटल वार क्यों इसको कहा जा सकता है भाई टोटल वार? इसके पहले तो हमने नहीं सुना है भाई पानीपत के युद्ध को टोटल वार कर दिया गया। पानीपत का युद्ध हुआ, कई सारे, वाटरलू का युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन को पराजित कर दिया गया। हमने जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने सेडान का युद्ध पढ़ा, सेडोवा का युद्ध पढ़ा, लेकिन उन युद्धों को कभी भी टोटल वार की संज्ञा नहीं दी गई। तो इसको क्यों दे दी गई है? आप लोग इस प्रश्न को याद रखे रहो। अगर आप लोग को समझ विकसित हो रही है तो लिखने का भी प्रयास करो, और जब हम ये कारण के बाद यहाँ पर आएंगे देन हम आपको बताएंगे कि ओके ये युद्ध को टोटल वार क्यों कहा गया है, राइट। इस युद्ध में हम इन तमाम जो बैकग्राउंड, कारण, नेचर, रिजल्ट, इम्पैक्ट, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन इस युद्ध का क्षेत्र क्या है, इस क्षेत्र को हम सबसे पहले आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। कौन कौन सा देश जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, इस बात पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं।
ये आप लोग के समक्ष ये मैप है, इस मैप को देखिए आप लोग। ये जो युद्ध है दोस्तों, ये युद्ध यूरोप की भूमि पर लड़ा गया है। यूरोप, ये यूरोप जितने भी आप देख रहे हो, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्वीडन, रसिया, टर्की, राइट। तो ये सभी देश जो है, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सभी देश जुड़े हुए हैं। मैप यही है, यह युद्ध यहीं पर होगा, राइट। और एक बात और, आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी पढ़ रहे होंगे, इंटरनल रिलेशन में आप लोग पढ़ते होंगे कि हमेशा विश्व में जो जितने भी सारे महादेश है, इन महादेश का विकास का एक सर्वोच्च अवस्था रहा है। आप लोग देखोगे कि अभी यूरोप, विश्व जो है, वर्ल्ड जो है, 1914 में यूरोप सेंट्रिक है। इस समय 1914 में अगर आप लोग पूछोगे कि भाई विश्व का मालिक कौन है, अगर आज भारत विश्व के बारे में 2020 में आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ विश्व का मालिक कौन है, विश्व में सुपर पावर कौन है, तो सुपर पावर एक अमेरिका है। आज भले ही कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आज भी स्थापित सुपर पावर अमेरिका ही है। तो अमेरिका से पहले जो सुपर पावर हुआ करता था, यही यूरोपियन कंट्रीज होती थी, और उसमें भी इंग्लैंड, ब्रिटेन, राइट। तो देखो, यूरोप के नेचर को ये प्रभावित करने वाला है विश्व युद्ध। ये युद्ध होगा और हम देखेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट करेगा, विश्व व्यवस्था शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स अमेरिका। तो इस मैप को देखो, ध्यान से देखो, और हम जैसे जैसे आगे कारण में आप लोगों को पढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। क्या बताऊंगा? कि कौन कौन से देश हैं, किस तरह से गुट बन रहे हैं, अलग अलग गुट, 2 गुट बन जाएगा, उसमें कौन कौन से देश शामिल है, और उनका शामिल होने के पीछे उनका एजेंडा क्या था, उनकी सोच क्या थी। लाइक माइंडेड लोग एक ग्रुप में, लाइक इंटरेस्टेड, एक इंटरेस्ट से संबंधित लोग एक गुट में आएंगे, राइट। लेकिन सबसे पहले ये मैप को आप लोग देखो। अब आप लोग देख रहे होंगे ये 2 कलर है इस मैप में। देखो, ये यूरोप का ये भी मैप है, और इसमें आप लोग देखोगे तो 2 मैप, 2 कलर में यूरोप के देशों को दिखाया गया है। और इन 2 कलर का मतलब यह है कि सेम कलर वाले लोग एक गुट में हैं, राइट। एक मित्र राष्ट्र होगा, एक ध्रुव राष्ट्र होगा, राइट, राइट। जैसे ये आप जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये बुल्गारिया, टर्की, ये सभी के सभी, स्विट्जरलैंड, ये सभी के सभी एक गुट में हैं। जबकि दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, इटली यद्यपि पहले था जर्मनी के गुट में, बाद में वह शिफ्ट होकर के चला गया था कहां पर, ब्रिटेन के गुट में, रसिया। तो ये सब एक गुट में। तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखते रहो। मैप पर, मैप के जरिए ही आप लोग समझने का प्रयास करना, मैपिंग करना, सब लोग आप लोग सुनते होंगे कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये भी एक बाल्कन्स देश है, बाल्कन क्षेत्र है, ये भी एक बैकग्राउंड निर्मित करेगा, कारण बताएगा कि आखिर में ये जो युद्ध हो रहा है क्यों हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले ये मैप मैंने बता दिया, एंड देन हम लोग आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो विश्व युद्ध हो रहा है उसके पीछे कारण क्या था, परिस्थितियां क्या थी। परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं, वह सर्कमस्टांस क्या था जिसकी वजह से विश्व युद्ध लड़ा गया, राइट। उसमें 4 पॉइंट जो 5 पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्या है, औद्योगिक क्रांति का विस्तार। हम आते हैं दूसरे पेज पर और एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी इससे परिचित हो। हम लोग समझने जा रहे हैं बैकग्राउंड को। इसके बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है,
और पृष्ठभूमि में जो पहला है कि औद्योगिक क्रांति का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। औद्योगिक क्रांति का विस्तार हो रहा है, राइट। अब इस औद्योगिक क्रांति का प्रश्न यहां पर क्या है? प्रश्न बहुत ही साधारण है और वह यह है दोस्तों कि ये बताओ कि औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्ध, इसमें संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन वर्ल्ड वॉर एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही बेसिक रिलेशन है दोस्तों। और रिलेशन क्या है मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको भी पता है कि औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। वस्तुओं का उत्पादन हो गया और ये वस्तुओं की उत्पादन में गुणोत्तर वृद्धि होते जाती है। हम हाथ से बनाते हैं जो सूती वस्त्र के कपड़े, हो सकता है कि हम एक दिन में एक सूती वस्त्र के कपड़ा बनाएं, लेकिन वही अगर मशीन के द्वारा तो एक मजदूर एक दिन में 50 कपड़े बना सकते हैं। तो जब वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन लगातार तेजी से, चूंकि मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, मैंने आप लोगों को औद्योगिक क्रांति में बताया था, उसका इंपैक्ट भी बताया था। और मैंने बताया था कि जब औद्योगिक क्रांति हो रही है यानी कि वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा है, तो ये वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है ये खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं हो रहा है। ये इंडस्ट्री जो है, मुकेश अंबानी की जो कंपनियां हैं, ये कंपनी ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी खुद खाने के लिए ये उत्पादन करते हैं, नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इन वस्तुओं को उत्पादन करें और उत्पादन करके बाजार में बेचें, बाजार में बेचें। बाजार चाहिए इनको, इनकी आवश्यकता क्या है दोस्तों, बाजार चाहिए। भारत, और बाजार का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। बाजार का मतलब ही होता है जनसंख्या। जितनी अधिक जनसंख्या उतना बड़ा क्या, उतना बड़ा बाजार। भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, चीन विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। तो सबसे बड़ा बाजार का मतलब क्या होता है भाई, डिमांड, जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। जिसकी जितनी अधिक पॉपुलेशन उतनी ही अधिक क्या होगा। और मैंने बताया था कि इसी जनसंख्या बाजार की आवश्यकता ने जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण, इसको मूर्त रूप प्रदान किया। हम लोगों ने चर्चा किया था इस बात पर कि राजनीतिक एकीकरण से पहले उन लोगों का आर्थिक एकीकरण हो रहा है, और जब उनका आर्थिक एकीकरण हो गया तो उनको एक मौका मिला कि ओके, राइट। तो अब देखो, अब मैं आप लोग को फिर यूरोप की जनसंख्या पर लेकर जा रहा हूं, मैप पर लेकर जा रहा हूं। और यूरोप के इस मैप को देखो, आप लोग सोचो यूरोप में आज की जनसंख्या कितनी है। भारत का एक राज्य की जो जनसंख्या है वह बड़े बड़े देशों की जनसंख्या से अधिक है। अमेरिका का टोटल जनसंख्या यूपी की जनसंख्या के बराबर है ना। और हम जब इन यूरोपियों की जनसंख्या के देखेंगे तो भारत का एक बड़े राज्य से आधी जनसंख्या भी नहीं होंगी ये। तो अब अगर मान लीजिए ये जब फ्रांस जो है, ये फ्रांस औद्योगिकरण करेगा तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसको मार्केट चाहिए। तो ये मार्केट में क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि भाई इसके प्रभाव क्षेत्र में ये पूरे यूरोप के देश आ जाए। जैसे इंग्लैंड ने भारत को क्या किया था, गुलाम बना लिया था, भारत को उपनिवेश अपना बना लिया था।
और जब भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था तो आप लोग सुनते होंगे कि इंग्लैंड की कंपनियों से, उद्योगों से जो वस्तुओं का उत्पादन होता था, उन वस्तुओं को वो डंप करते थे भारत में और भारत को वो बेचते थे, राइट। तो जब इनको जरूरत थी कि भाई हमको बाजार चाहिए, तो इनकी इस बाजार की आवश्यकता क्या करती है, इनको प्रेरित करती है कि ये लोग क्या करें, ये लोग, इनको प्रेरित क्या करती है कि ये लोग उपनिवेश स्थापित करें, ये लोग उपनिवेश स्थापित करें। और उपनिवेश स्थापित करने का मतलब क्या होता है? उपनिवेश स्थापित करने का मतलब थोड़ी होता है इंडस्ट्री स्थापित कर देना। किसी अन्य देश के पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, राइट। किसी अन्य देश पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। तो इस समय आप लोग 1914, ये देखिए 1914 का समय है। 1914 तक आते आते ये जो पूरा यूरोप आप लोग देखते हो, रसिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, इवन जापान हो गया, भारत एशिया में, इन सभी देशों में क्या हो गया है, इन सभी देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हो गया। सभी देशों के पास उद्योग है, सभी देशों में औद्योगिक कंपनियां हैं। यानी कि सभी देश क्या कर रही हैं, सभी देश उत्पादन कर रही है, अधिक से अधिक उत्पादन कर रही हैं। तो अब यूरोप में व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है कि इंग्लैंड अपनी वस्तुओं, अपने देश में वस्तु उत्पादित करे और फ्रांस में बेच दे। इंग्लैंड अपने देश में उत्पादन करे और जर्मनी के पास क्या करे, एक्सपोर्ट कर दे। तो इनके पास विकल्प क्या है? इनके पास दो ही विकल्प है। एक तो अफ्रीका और दूसरा एशिया। ये जो दोनों महादेश है, अफ्रीका और एशिया, ये दोनों देश में अभी औद्योगिकरण नहीं हुआ है। तो अब क्या हुआ है, अफ्रीका और एशिया में जो देश उपस्थित हैं, उन देशों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए, उपनिवेश स्थापित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गया। किनके बीच? यूरोपीय देशों के बीच। यूरोपीय देशों के बीच। अब देखिए, इसमें संतुष्टि नहीं है ना, इसमें संतुष्टि नहीं है, सहमति नहीं है कि ओके, यूरोपीय देश जो है, मान लीजिए कि फ्रांस है, जर्मनी है, फ्रांस और जर्मनी के बीच ये सहमति हो जाए कि ऐसा हम करते हैं कि भारत को हम उपनिवेश बना लेते हैं, चीन को तुम उपनिवेश बना लो। ऐसा नहीं है, ये पूंजीवाद है, ये भूख है, पैसा कमाने की भूख है, बाजार पर कब्जा करने की भूख है। सब कोई सोचेगा कि इंग्लैंड क्या सोचेगा, इंग्लैंड सोचेगा कि नहीं भाई, अफ्रीका और एशिया, इन दोनों महादेश में जितने भी देश हैं, सब पर हमारा प्रभुत्व स्थापित हो। इसमें इंग्लैंड आगे है। याद कीजिएगा, आप लोग एक कोटेशन सुनते भी होंगे जिसमें इंग्लैंड क्या कहता है कि हमारे साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इंग्लैंड, उसका जो उपनिवेश है, विश्व के सभी जगहों पर है, राइट। तो इसने क्या किया, उपनिवेश स्थापित करने में, और इसके लिए अफ्रीका और एशिया ही बचे हुए देश है जहां पर जनसंख्या भी है, जो बाजार के रूप में यूज हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि आपस में प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई, और इसके लिए इन सभी देशों के बीच युद्ध हो रहा है। अफ्रीका में स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों के बीच हो रहा है। और आपको पता है कि भारत में भी कर्नाटका वार हो रहा है, और इस कर्नाटका वार में किसके किसके बीच हो रहा है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आपको पता है कि 5 यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं,
इंग्लैंड ने सबको भगा दिया कि भागो इंडिया से, इंडिया पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। तो ये एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो रही है। ये प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ ऐसा नहीं है कि 1914 में प्रारंभ हुआ, नहीं। ये प्रतिस्पर्धा 19वीं सदी के प्रारंभिक अवस्था में ही चल रहा है। याद कीजिए, हम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा रहे थे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था। और नेपोलियन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल थ्योरी, महाद्वीपीय सिद्धांत। तो नेपोलियन का जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी था, जो महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय व्यवस्था का जो सिद्धांत था उसका, यही औद्योगिक क्रांति का ही प्रभाव था। नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन कहता है, जब वो महाद्वीपीय सिद्धांत की व्यवस्था स्थापित करता है, तो ये कहता है कि देखो ये जो इंग्लैंड है ना, ये इंग्लैंड, अब देख लो ये इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड को यूरोप में हम आने नहीं देंगे। क्योंकि उस समय जब 1805 में, 1805 के बाद इसकी 1805-6 में क्या हो रहा है? नेपोलियन का महाद्वीपीय व्यवस्था प्रारंभ हो रहा है। तो उस समय यूरोप के किसी अन्य देशों में, फ्रांस को छोड़ करके अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। तो इस समय जो व्यवस्था थी, यह इंग्लैंड से ही सारी वस्तुएं, इंग्लैंड क्या करता था अपने यहाँ, इसके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था 1760 1750 के आसपास ही, राइट। तो इंग्लैंड अपने यहाँ वस्तुओं को उत्पादित करता था और क्या करता था? यूरोप के सभी देशों में भेजता था, भारत में भी भेजता था, एशिया में भी, अन्य देशों में भेजता था। तो उस समय इसका वर्चस्व था। तो उसका जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी है नेपोलियन का, जो फ्रांस का शासक था, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इंग्लैंड के उद्योगों से वस्तुएं आ रही हैं यूरोप में, उसको रोकना। और रोकने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हम ये आने नहीं देंगे, और जब इनकी आवश्यकताएं होंगी तो वो आवश्यकताओं को हम क्या करेंगे? फ्रांस से सप्लाई मार्केट में करेंगे। तो फ्रांस से सप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा? फ्रांस की जो उद्योग है उसका विकास तेजी से होगा, राइट। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये प्रतिस्पर्धा 1800 से ही चल रही है। सोचिए 1805-6 से ही चल रहा है। लेकिन जब अन्य देश, फ्रांस के बाद हम देखेंगे जर्मनी हो गया, इटली का एकीकरण 1870 में पूरा हो जाएगा, देन अब इनके अंदर और ज्यादा आक्रामकता आ जाएगी। और 1914 तक आते आते हम देखेंगे कि इसके बाद अफ्रीका में एक टॉपिक आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, अफ्रीका का बंटवारा। तो ये जो आप लोग अफ्रीका का बंटवारा सुनते हो ना, यहां पर हम जो सुनते हैं अफ्रीका का बंटवारा, तो ये अफ्रीका का बंटवारा क्या है? क्यों बंटवारा करना? क्योंकि ये उपनिवेश स्थापित करने का, एक देश हमारे कब्जे में होगा, दूसरे देश तुम्हारे कब्जे में होगा, और देन वो लोग फिर आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो जब यही चरम अवस्था पर पहुंचेगा, देन हम देखेंगे कि ये एक कारण होगा। ये क्या करेगा ना, एक अविश्वास पैदा करेगा। एक देश दूसरे देश पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सबको डर है, सबको अपनी बाजार को प्रोटेक्ट करना है। उपनिवेश से क्या फायदा है? उपनिवेश से देखो, छोटे छोटे देश है ना भाई, छोटे छोटे देश हैं यूरोप में, छोटे छोटे देश हैं, इनके पास रिसोर्स भी नहीं है। तो ये उपनिवेशों का यूज दो तरह से कर रहे हैं। एक तो इनको बाजार मिल जाएगा, राइट। बाजार का मतलब यूरोप में स्थापित उत्पादित करेंगे और वहां पर भेज देंगे। और दूसरा, इन देशों पर अगर ये मान लीजिए कि अफ्रीका में इनका वर्चस्व स्थापित हो गया, तो अफ्रीका में जितने भी संसाधन है, कच्चे माल है, ये कच्चे माल कहाँ से जाएगा? ये कच्चे माल अफ्रीका के लेंगे और भेज देंगे, क्योंकि बिना कच्चे माल के उद्योग में कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अगर आपको सूती वस्त्र बनाना है तो सूती वस्त्र बनाने के लिए आपके पास कपास होना चाहिए। अब ये कपास, इटली वाले छोटा सा देश है, कितना कपास उत्पादन कर लोगे भाई?
आपकी कंपनी की जो आवश्यकताएं हैं कपास की, आपको चाहिए जूट, आपको चाहिए नील, ये कहाँ से स्थापित करोगे? तो क्या चाहिए? दूसरा आवश्यकता क्या था? कच्चा माल। और इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये जो यूरोपीय देश हैं, इनके बीच एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा स्थापित हो रही है। और इस प्रतिस्पर्धा ने उन सभी देशों को उनके इंटरेस्ट क्या किया? आपस में लड़वा दिया। और उसके बाद क्या होता है? एक अविश्वास पैदा हो जाता है, राइट? तो अब आप लोगों ने देख लिया ना। और अगेन, जब अब प्रतिस्पर्धा स्थापित होगा तो आप लोग क्या करो? जब इनके बीच प्रतिस्पर्धा स्थापित होगी तो तब ये क्या करेंगे? तब इनके बीच क्या होगा? शस्त्रीकरण लगेगा होने, राइट? एक देश, सब कोई सोचेगा कि भाई हमारे पास अच्छे से अच्छे शस्त्र होने चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। सोचिए, पाकिस्तान हमेशा परमाणु बम का धमकी देते रहता है, राइट? तो ये क्या करता है? जब कभी भी प्रतिस्पर्धा होगी तो आपके पास खाने के लिए भले ही कुछ ना रहे, लेकिन आप आर्म्स खरीदोगे। तो ये शस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। और हम देखेंगे कि ये शस्त्रीकरण भी एक बहुत बड़ी रोल प्ले करेगा इस युद्ध में, राइट? तो ये है पहला बैकग्राउंड। यानी कि 1800 से ये जो औद्योगिक क्रांति का जो विस्तार हो रहा है ना, समझ लो 1805 से ही जब कॉन्टिनेंटल थ्योरी प्रारंभ हो रहा है, वहीं से प्रारंभ हो रहा है, वहीं से पूरे 114 साल ये बैकग्राउंड किया है। एंड देन 1914 में ये क्रांति के लिए एक कारण पैदा करेगा, राइट? तो ये बात समझ में आ गई, बैकग्राउंड। इसको आप लोग समझो। और मुझे लगता है ना, देखना, अभी तक हमने बैकग्राउंड में जो कुछ भी पढ़ाया है ना, सब यहां पर यूज होगा। इटली का यूनिफिकेशन वो भी यूज होगा, जर्मनी का यूनिफिकेशन वह भी यूज होगा। सबका एक्युमुलेशन है, सबकी नॉलेज, सबके फैक्ट्स को एक साथ रख करके हम इस युद्ध का कारण बनाएंगे, राइट? दूसरा क्या है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में घटित कुछ अन्य घटनाएं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। बी, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ घटनाएं घटित हो रही है। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब आप लोग क्या समझते हो? बताओ। 19वीं सदी का उत्तरार्ध का मतलब यह होता है कि लेटर फेज ऑफ 1850 के बाद, 1850, 60, 70, 80, 1850, 60, 70, 19वीं सदी का मध्य 1850 हो गया। और देन मध्य के बाद वाली जो समय होती है वह उत्तरार्ध होता है, लेटर फेज ऑफ 19th सेंचुरी, राइट? इसमें क्या क्या ये हो रही है, समस्याएं हो रही है, याद कीजिए। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, और इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। जर्मनी का एकीकरण, इनफैक्ट आप लोग देखोगे 1905 वगैरह के आसपास में क्या हो रहा है, रूस जापान के बीच युद्ध हो रहा है। जापान के बीच युद्ध हो रहा है। मंचूरिया पर आक्रमण करने के लिए, मंचूरिया पर जब जापान में भी क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो गया है, तो जापान भी एक छोटा सा देश है, तो उसको भी मार्केट चाहिए। तो उसने जो चीन का जो मंचूरिया क्षेत्र है, उस मंचूरिया क्षेत्र पर ये जापान कहता है, रूस का उस समय उस पर कब्जा है, तो जापान कहता है कि भाई ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम हटो यहाँ से, इस पर हम कब्जा करेंगे। और इसी को लेकर के रूस जर्मन विवाद हो रहा है। ये सब इशूज क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे इशूज क्रिएट हो रहे हैं। ऑस्ट्रिया रूस, इसके बीच में भी युद्ध हो रहा है। ऑस्ट्रिया रूस के बीच विवाद क्या है, देखो। अब ऑस्ट्रिया रूस की अवस्था को देखो आप लोग मैप में, ये देखो, ये है ऑस्ट्रिया, ये देख रहे हो, ये ऑस्ट्रिया और ये है रूस।
इनके बीच विवाद क्या था? इनके बीच विवाद जो था ये बाल्कन क्षेत्र में अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए, ये है बाल्कन क्षेत्र। इस बाल्कन क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोनों चाहते थे, ये देखो ये द बाल्कन्स लिखा हुआ है ना, यही बाल्कन क्षेत्र में दोनों देश अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। ऑस्ट्रिया चाहता था इस पर इसका वर्चस्व हो जाए और रूस चाहता था भाई इस पर हमारा वर्चस्व होना चाहिए। तो ये बाल्कन क्षेत्र की समस्या को लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद था, राइट। तो ये जो कुछ विवाद थे, दूसरा क्या हो रहा है, जब ये जर्मनी का एकीकरण हो गया, मैंने यहां पर जर्मनी का एकीकरण लिखाया ना, तो जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा है तो इसका एक प्रधानमंत्री होता है बिस्मार्क। बिस्मार्क के बाद कैसर, विलियम कैसर आता है। और इसने क्या किया जर्मनी ने कि नौसेना, अपनी नौसेना को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, विश्व में जर्मनी के नौसेना को मजबूत करने का जो प्रयास है, उसके पहले विश्व में अगर किसी देश की नौसेना सबसे अधिक मजबूत थी तो वह इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने यह बात कई बार सामने आ चुकी थी और मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा किया है कि अगर कोई देश इंग्लैंड की नौसेना को क्या करेगा, चुनौती देगा, तो उसकी चुनौती को वो क्या करेंगे, अगर कोई देश उसकी नौसेना शक्ति को चुनौती देगा तो वह क्या करेगा, उसके खिलाफ हमला करता था। वह अपनी नौसेना की जो प्रतिस्पर्धा है उस प्रतिस्पर्धा को झेल नहीं पाता था। लेकिन बिस्मार्क और विलियम कैसर वगैरह हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी नौसेना को मजबूत कर रहे हैं। और इसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही था कि वह क्या करें, वह जो इंग्लैंड की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करे, उसको प्रतिस्पर्धा दे, राइट। अपनी उपनिवेश स्थापित करने के क्रम में इंग्लैंड को क्या करे, उसके वर्चस्व को नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, राइट। तो जब नौसेना इंग्लैंड, जर्मनी क्या करता है, अपनी नौसेना को मजबूत करने का प्रयास करता है, उसी समय इंग्लैंड और जर्मनी के बीच ये विवाद उत्पन्न हो जाता है, राइट। अगर जर्मनी नौसेना की अपनी शक्ति को मजबूत नहीं करता तो ये पूरी संभावना थी कि इंग्लैंड में, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों से बताया हुआ हूं कि इंग्लैंड यूरोप की आंतरिक राजनीति में कभी भी हिस्सा नहीं लिया है। यूरोप में क्या हो रहा है उसको, उससे कुछ मतलब नहीं है, वह हमेशा तटस्थ रहा है। उसका कहना यही है कि भाई तुम लोग आपस में कुछ भी करो, बस नौसेना की अपनी पावर बढ़ा करके मुझे चैलेंज मत करो। अगर आप अपनी नौसेना को मजबूत नहीं करोगे तो विश्वास करो हम आपके अगेंस्ट में नहीं होंगे। लेकिन जर्मनी क्या करता है, अपनी नौसेना शक्ति को मजबूत करने लगता है, राइट। तो ये तमाम जो घटनाएं घटित हो रही है, और भी बहुत सारी है, मोरक्को की घटनाएं घटित हो रही है, मोरक्को यहाँ पर अफ्रीका में, राइट। तो ये सब घटनाएं आपस में मिल करके, मतलब समझ लो, कहा जाता है कि 1920वीं सदी का जो प्रथम दशक है, उस समय यूरोप एक ऐसे बारूद पर बैठा था जहां कहीं भी विस्फोट होने की पूरी संभावना थी। तो ये सभी घटनाएं हैं, यही बैकग्राउंड निर्मित करेगी। ये जो टोटल वार की संज्ञा जो मैंने दिया है, हिस्टोरियंस ने दिया है और यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा, ये यूपीएससी का प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है कि व्हाई वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्न्ड एज द फर्स्ट टोटल वार इन मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये टोटल वार करने के पीछे ऐसा नहीं है कि 1914 में ही युद्ध हो रही है, बल्कि इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड बहुत पहले से प्रारंभ हो चुका है। और इसका मैंने लिंक स्थापित किया था प्रारंभ उपनिवेशवाद के का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है, महाद्वीपीय व्यवस्था है, वहीं से। और कुल मिलाकर के औद्योगिक क्रांति का, अगर औद्योगिक क्रांति हो रही है तो उसमें निहित तत्व है। निहित तत्व क्या है कि उसमें आप युद्ध करो, प्रतिस्पर्धा होगी ही होगी, राइट। तो ये दूसरा कारण था, दूसरा बैकग्राउंड है जो क्या कर रही है,
इन देशों को आपस में उलझाए रखी है। तीसरा, यूरोप की अवस्था। यूरोप की अवस्था देखो, यूरोप में इस समय क्या हो रहा है ना, क्योंकि सभी देश, इन दो कारणों से तो पता चल गया, क्या पता चला कि सभी देशों में एक अविश्वास है, राइट। तो सभी देश चाहते हैं कि भाई हम ऐसा करते हैं कि अगर मान लो, अब देखो यहीं से डिप्लोमेटिक इश्यूज क्रिएट होगा कि जर्मनी और इटली ये दोनों सोचेंगे कि भाई हम ऐसा करते हैं, एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि जब जर्मनी का एकीकरण हो जा रहा है, तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जो बिस्मार्क की विदेश नीति स्थापित कर रहा है वह बिस्मार्क, तो बिस्मार्क की विदेश नीति का एकमात्र ऑब्जेक्टिव था, और वह क्या था, ये जो फ्रांस है ना, फ्रांस को मित्र विहीन कर दो। हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन, हमारी फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार होना चाहिए कि फ्रांस के पक्ष में कोई देश ना हो, राइट। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। और जब उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था तो उसने, बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने रसिया से समझौता किया, बिस्मार्क ने इटली से समझौता किया, बिस्मार्क ने इवन इंग्लैंड से भी समझौता किया। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव डर क्या था, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा है वह फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करके ही हुआ था। फ्रांस को युद्ध में पराजित करने के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो एक डर था क्या, कि फ्रांस भविष्य में कभी ना कभी इस हार का बदला लेगा। तो भविष्य में कब हार का, किस परिस्थिति में, किस रूप में ये हार का बदला लेगा, तो सही तो वास्तविकता तो यही है ना कि हम ऐसा करते हैं ना कि इस फ्रांस को हम अलग थलग कर देते हैं, पूरे विश्व से ही अलग थलग कर दे। जैसे अभी पाकिस्तान का हालत देख लीजिए। पाकिस्तान आज विश्व में, पाकिस्तान पर विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है, एक दो छोड़ करके, जो पाकिस्तान पर विश्वास कर ले। और एक दो जो दो देश है ना, वो केवल अपने आर्थिक इंटरेस्ट को देखते हैं, विश्वास वो भी नहीं करते हैं। उनका आर्थिक इंटरेस्ट है, इसलिए कहते हैं चलो ठीक है, उसकी गलत को भी सही मान लेते हैं, राइट। तो उसी प्रकार जैसे फ्रांस आज अलग थलग है विश्व समुदाय में, पाकिस्तान, उसी प्रकार जर्मनी, बिस्मार्क का उद्देश्य था कि फ्रांस को हम अलग थलग कर दें। और उसकी इस नीति ने क्या किया, विश्व, यूरोप में एक नई प्रचलन को जन्म दिया। और वह प्रचलन क्या था, संधि करना। दो देश आपस में संधि करेंगे कि ओके चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम एक संधि कर लेते हैं, और इस संधि में हम क्या करेंगे, इस संधि में हम यह करेंगे कि सबसे पहली बात, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर कोई मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो तुम मेरा दोस्त बन जाओ, नहीं। तो इस प्रकार के लगता है संधि होने, बाद में कई बार गुप्त संधियां बन जा रही हैं। गुप्त संधि यानी कि संधि तो हो गया, लेकिन उस संधि के शर्तों को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। हमारे और आपके बीच में एक क्या हो गया, एक टर्म्स, एक रिलेशन बन गया, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, उजागर नहीं कर रहे हैं कि हमारे संबंध क्या हैं, हमारे, हम दोस्त हैं, दुश्मन हैं, न्यूट्रल हैं, निष्पक्ष हैं, क्या हैं हम, ये उजागर नहीं कर रहा है। तो इस गुप्त संधि ने भयावह स्थिति को जन्म दिया, एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दिया जब केवल और केवल अविश्वास, चारों तरफ अविश्वास का वातावरण फैल जाएगा सभी देशों में। और यही परिस्थितियां होंगी जब हम देखेंगे कि यूरोप जो है, यूरोप दो गुटों में बंट जाएगा। एक तरफ होंगे मित्र राष्ट्र और एक तरफ होंगे क्या, धुरी राष्ट्र, राइट। मित्र राष्ट्र में कौन होगा, इंग्लैंड होगा, फ्रांस होगा, रूस होगा,
अन्य कुछ बाद में मिल जाएंगे, जैसे यूएसए हो जाएगा, जापान हो जाएगा, इटली, जो अभी धुरी राष्ट्र में पहले होगा, देन बाद में क्या हो जाएगा, उनके तरफ शिफ्ट कर जाएगा। धुरी राष्ट्र में कौन सा होगा? धुरी राष्ट्र में आप लोग देखोगे कि इसमें जर्मनी होगा, ऑस्ट्रिया होगा, हंगरी होगा, राइट। तो ये यूरोप की अवस्था है। यूरोप की इस अवस्था, ये अवस्था कैसे निर्मित हो रही है? कल्पना करो, ये अवस्था निर्मित हो रही है जब जर्मनी का एकीकरण हो गया है। तब ये अवस्था तब हुई है जब वहां पर औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उनके बीच जो सशस्त्रीकरण हो गया है, सशस्त्रीकरण जो हुआ है, सब देश अपने आर्म्स क्या कर रहे हैं, उसमें मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, आर्म मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। तो ये जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, सभी देशों के पास जब बम हो जाएगा तो क्या होगा? तभी ये गुप्त संधि करेंगे, चलो ठीक है भाई, तुम पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना, पाकिस्तान पर बम गिरा देना, लेकिन मेरे ऊपर मत गिराना, और हम भी तुम पर नहीं गिराएंगे, राइट। और यही परिस्थिति है, देखो यही सर्कमस्टांस है। डेफिनेशन अलग अलग हैं, लेकिन परिस्थितियां एक ही समान है। परिस्थितियां क्या है? एक ही समान है, एक ही जैसा है, राइट। इस समय हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उपनिवेशवाद की घटना, जो मैंने बता दिया कि औद्योगिक क्रांति का जो विस्तार हो रहा है, विस्तार के बाद उपनिवेशवाद की घटना घटित हो रही है। और इसमें आप लोग देखोगे, अगेन मंचूरिया वाला घटना देख लो। मंचूरिया पर जापान अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, और इसी वजह से वह चाहता था कि भाई रूस वहां से अपना कब्जा हटा ले, अपना अधिकार क्षेत्र हटा दे, लेकिन रूस ने नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हो रहा है, जिसमें जापान ने क्या किया? रूस को पराजित कर दिया, राइट। इसके अतिरिक्त और भी अल्जीरिया वगैरह पर भी युद्ध हो रहा है, बहुत सारे, ऑस्ट्रिया, बाल्कन के क्षेत्र का समस्या, बाल्कन क्षेत्र की समस्या का फंडामेंटल इशूज यही है, उपनिवेशवाद, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। और ये प्रभुत्व किसके किसके बीच में हो रहा है भाई? तुर्की का प्रभुत्व है, ऑस्ट्रिया, रूस, इन सब देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा, एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा स्थापित हो जा रही है। और इसी में समाचार पत्र आ गया है। आपको और भी पता है, आप लोगों को मैं लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूं। चीन, इंडिया, इसके बीच में आप लोगों को पता है कुछ घटनाएं घटित हुई, सीमा विवाद को लेकर के हुआ। उसके बाद से भारतीय समाचार चैनल, खास करके कुछ निजी जो प्राइवेट समाचार चैनल्स हैं, उन्होंने क्या कहा? अगर उनकी बातों पर कोई विश्वास कर ले, अगर पाकिस्तान के विरुद्ध ये किस तरह से बातें करते हैं, एक टीवी चैनल में बैठ करके प्राइम टाइम में आएंगे, और प्राइम टाइम में आकर के युद्ध, अगर उनकी बातों को कोई सुन ले तो अंदर अंदर खून खौल जाएगा। युद्ध होना स्वाभाविक है। अगर इन टीवी चैनल की बातों को भारत सरकार की बात मान ले चीन, तो कल ही आक्रमण को कर देगा, कल ही वो युद्ध हो जाएगा, राइट। तो जैसे आज आप लोग देख रहे हो ना, जो न्यूज चैनल में जो बातें चल रही है, जो लाउड बातें हो रही है, सेम प्रोसेस वही समाचार पत्र उस समय भी। और चूंकि एक प्रतिस्पर्धा है, राष्ट्र के बीच में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, और जब कभी भी बात राष्ट्र की आती है तो समाचार पत्र क्या करता है? वह ये नहीं देखता है सही क्या है, गलत क्या है, वो हमेशा देखता है अपने राष्ट्र की इंटरेस्ट। भारत के जितने भी सारे क्रिटिसाइज करेंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन सब चीजों में क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इवन मैं आपको बता दूं, भारत में जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करता है भारत सरकार की चैनल, वह भी इस टेंशन, ये जो टेंशन है, इस टेंशन के दौरान में यही बोलेगा भारत सरकार से कि सरकार आपने कुछ क्यों नहीं किया चीन के खिलाफ, क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए, यही कहेगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं सरकार जी ऐसा मत करो, युद्ध मत करो।
राष्ट्रवाद यही होती है दोस्तों। तो ये सब परिस्थितियां निर्मित हो रही है, और ये परिस्थितियां 19-20वीं सदी के प्रथम दशक में नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि 1910 के आसपास में ये ऐसा हो रहा है, नहीं। ये सभी की सभी परिस्थितियां जो हो रही है वह क्या हो रहा है, 18वीं 19वीं सदी के प्रथम दशक, द्वितीय दशक, मध्य से ही प्रारंभ हो गया है। इसमें तीव्रता कब आ गई है, कभी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन जब तीव्रता कब आई, 1870 के बाद, जब 1870 में इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया है, उसके बाद इसमें और ज्यादा तीव्रता आ गई है। और इसने क्या किया, परिणाम प्रथम विश्व युद्ध, राइट। तो ये बैकग्राउंड है दोस्तों। अब देखो, अगर आप लोग देखोगे ये बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड को समझाने के पीछे, इसके पीछे बात चर्चा करने के पीछे कारण क्या था, वजह क्या था। वजह दोस्तों एकमात्र वजह यही थी कि किसी भी तरह से उन परिस्थितियों को, सर्कमस्टांस को देखो कि ये यूरोप के ये जो सभी देश हैं वह क्यों आपस में लड़ रहे हैं, कैसे लड़ गए भाई, ये तो समझना होगा ना, कैसे लड़ गए। तो इन सर्कमस्टांस को देखना होगा, इन पृष्ठभूमि को देखना होगा। ये पृष्ठभूमि और कारण अलग अलग चीजें हैं। पृष्ठभूमि सिर्फ एक इंट्रो दे रही है, एक इंट्रो दे रही है कि ओके फर्स्ट वर्ल्ड वार है, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार को आप लोग समझो। कारण में बिल्कुल ही स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट होगा दोस्तों। और वह क्या होगा, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता, कूटनीतिक संधियां, विकृत राष्ट्रवाद। विकृत राष्ट्रवाद यही होता है, अंध राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, सैन्यवाद और शस्त्रीकरण, समाचार पत्र एवं प्रचार साधनों की भूमिका। जर्मनी की जो समाचार पत्र होंगी वह क्या करेंगी, वह बात करेंगी एंटी फ्रांस। फ्रांस की जो समाचार पत्र होगा 1870 में भले ही पराजित हो रहा है फ्रांस जर्मनी से, लेकिन 1910, 12, 13 के आसपास वहाँ की फ्रांस की जो समाचार पत्र होंगी लिखेंगी कि यही जर्मनी है जिसने फ्रांस को पराजित किया था, इसलिए उसका बदला हमको लेना होगा। आज भी आप लोग सुनते होंगे, हमने भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारत पराजित हुआ था, सही है। लेकिन आज जब कभी भी टेंशन हो रहा है तो इस टेंशन के दौर में हम लोग क्या बातें करते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई चीन, तुम भारत को 61-62 वाली जो भारत है उसको वो समझने की भूल मत करो। आज का भारत एक विकसित भारत है, एकदम बिल्कुल इतना तैयार है कि हम दो तरफा युद्ध कर सकते हैं, एक साथ भारत, चीन और पाकिस्तान को युद्ध कर सकते हैं और पराजित कर सकते हैं, राइट। तो ये जो हम समाचार पत्र में हम जो बातें कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जो पुराने घाव है ना उसको हम कुरेदने का प्रयास करते हैं, राइट। तो जो फ्रांस पराजित हो गया जर्मनी से, इटली से, तो फ्रांस की जो समाचार पत्र होगा वह इन पुराने जख्मों को क्या करेगा, कुदेरेगा और कहेगा कि भाई ये जर्मनी और फ्रांस को सबक सिखाना जरूरी है। उसके विपरीत जर्मनी और इटली का समाचार पत्र क्या लिखेंगे, जब इन दोनों के बीच में तनाव होगा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, तो आप लोग सुनते होंगे कि भारतीय समाचार पत्र, भारतीय चैनल्स क्या कहते हैं कि अरे पाकिस्तान, तुमने जितनी बार हम पर आक्रमण किया, जितनी बार युद्ध किया, हमने तुमको पराजित किया, तुमको घर में घुस के मारा, फिर भी तुम्हारी बात नहीं बदल रही है, राइट। आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, यूट्यूब चैनल्स पे जो बातें आ जाती हैं, पाकिस्तान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं इंडियन चैनल्स पर बात करने के लिए, एंड देन हम क्या करते हैं, उनको ताने देते हैं कि अरे तुम क्या बातें करते हो, तुम सोच कैसे लेते हो भारत से युद्ध करने के लिए, तुमने तो जितनी बार युद्ध किया हमने तुमको घर में घुस के पराजित किया, तुम्हारी इतनी क्षमता कहाँ से, तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ से। कल्पना कीजिए ये सारी बातें सुनकर एक पाकिस्तानी के अंदर क्या बातें आती होंगी, किस प्रकार की भावनाएं आती होंगी, राइट। यही समाचार पत्र ने यही भूमिका निभाई
इटली जर्मनी के बीच में, जर्मनी फ्रांस के बीच में, राइट, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, इनके बीच में यही इसी प्रकार की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रही है ये समाचार पत्र, राष्ट्रवादी समाचार पत्र। बाल्कन क्षेत्र की जटिल समस्या थी, फ्रांस के बदले की भावना थी, अगेन जर्मनी से, और ये सभी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो एक सिरोजोवा हत्याकांड हो रहा है और उसी पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। तो देखो, ये जो सिरोजोवा हत्याकांड हो रहा है वह एक बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वह एक ऐसी घटना नहीं थी जिस पर क्या किया जा सके, पर सभी यूरोप के देश आपस में युद्ध में लड़ जाए। यह कोई बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है अगर आप 1800 से आप लोग बैकग्राउंड देखोगे तब। जब तक आप लोग बैकग्राउंड को नहीं समझोगे तब तक विश्वास करो आप लोग इन सब चीजों को समझ नहीं पाओगे, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि इसमें लिमिटेशन है, ज़्यादा अगर पावर हो जाएगा तो इसको प्रीमियर करने में भी परेशानी होगी, राइट। उसमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसकी साइज़ छोटा बड़ा करना, ये टेक्निकल इश्यूज हो जाएंगी, राइट। तो हम 1-1 घंटा का ही, ऐसे तो आपको पता ही है कि मेरी क्लासेज 2 घंटा 2.5 घंटे की क्लासेज होती है, लेकिन इसमें समस्याएं हैं। तो आप लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगी, हम इनफैक्ट टाइम पीरियड के अनुसार हम कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक कम से कम 2 घंटे की एक वीडियो, 2 घंटे की क्लास चलेगी, लगातार चलेगी, राइट। तो आप लोग जो इसके बाद जो सेशन होगा उसमें हम इन कारणों को बेहतर तरीके से समझाएंगे, जैसे हमने इन तमाम बैकग्राउंड को आप लोगों को समझाया। एंड देन ये कारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं कारणों से प्रश्न आते हैं। इन कारणों के बाद इनकी जो ये रिजल्ट हैं, इन रिजल्ट से प्रश्न आते हैं। राष्ट्र संघ पर प्रश्न आता है, वर्साई की संधि, चूंकि आपको पता है कि जो 1918 में वर्साई की संधि, लोग एक प्रश्न आप लोग सुनते होंगे, बहुत ही फेमस कोटेशन है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध की बीज छिपी थी। तो ये करेक्शन है, राइट। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट जो सेशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ओके। तो फिर नेक्स्ट सेशन में आइए और हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ही लगातार पढ़ते रहेंगे। मैं इसमें आपको प्रश्न भी दूंगा, इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर अपने से क्या कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। और जो मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर जो सेशन होता है, उस सेशन में हम इन सभी प्रश्नों का आप लोग को एक फॉर्मेट में दे दूंगा, उसका आंसर मैं दे दूंगा, ओके। तो चलिए अभी के क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है तो आप लोग ये जो संदीप YT कोड है, इस संदीप YT कोड को जरूर यूज़ करें। इसको यूज़ करोगे आप लोग 10% का छूट मिलेगा। और जो लोग भी, अगर आप लोग यूज़ करते हो, राइट, तो उसको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी थैंक्स एडवांस में बोलता हूँ और गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँगा, राइट। तो चलिए अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग एक अलग सेशन में, एक दूसरे सेशन में मिलेंगे जहाँ पर इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम कंप्लीट कर देंगे, राइट। थैंक यू, गुड बाय।